हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलटीएसएसटी के अंदर ज्योग्राफी वाले सेक्शन के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिलेबस है और कैसे सिलेबस से जो बचा हुआ टाइम है इस कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, बेसिकली मेरे बारे में। मेरा नाम चंदन नेगी है और मैं पिछले कई सालों से ज्योग्राफी का अध्यापक रहा हूँ, अध्यापन कर रहा हूँ विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत। और ये इंट्रोडक्शन किसी दिखावे या अपनी तारीफ के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। और दूसरा ये इसलिए कि आप हम पर ट्रस्ट डेवलप कर सकें, और ये भी कि आप हमारे जो प्रोसेस है इसके अंदर किसी भी तरीके का डाउट ना रखें। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि हम जो है केवल आपकी हेल्प के लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी इस प्रोसेस के अंदर, हम इस तैयारी के अंदर आप किसी भी समस्या में होते हैं तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं। और आखिरी बात ये कि सभी अध्यापक स्टिल स्टूडेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक नॉलेज बहुत बड़ा सागर है, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे कोई भी एक परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम बहुत टाइम से एजुकेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से जब चीजें कर रहे हैं, तो हाँ एक बेहतर एक्सपीरियंस रखते हैं और इस फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सिलेबस के बारे में। तो जैसा आप जान ही चुके हैं कि सिलेबस जो है एलटीएसएसटी के अंदर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है ज्योग्राफी का, दूसरा है हिस्ट्री का, तीसरा इकोनॉमी का और चौथा पॉलिटी का। इसके अलावा भी करंट अफेयर और इन सब एनवायरमेंट वगैरह बीच बीच में पूछे जा सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट यूनिट्स के अंदर 3 यूनिट ली गई हैं। पहला यूनिट है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात होगी, दूसरा यूनिट है जिसपे इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी, और जो तीसरा यूनिट है उसके अंदर उत्तराखंड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये कहीं भी फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे। आपको लगभग सारे सेक्शन को इक्वली रखना है और ये मान के चलना है कि हाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट ब्रेकअप जो है वो तीनों सेक्शन का बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मार्क्स ब्रेकअप जो है, यानी एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आने हैं वो आप जान चुके हैं नोटिफिकेशन को देख के, कि यहाँ पे जो है टोटल 50 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है सब्जेक्ट में, जिसमें से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जो है वहां पे पूछे जा सकते हैं 10 मार्क्स का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे आपको ये पता चलता है कि कौन से सेक्शन के अंदर आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, और या फिर ये कह सकते हैं कि कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर जो 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं या 10 मार्क्स जो भी है, उसके अंदर जो है अगर आप 9 से 10 स्कोर कर जाते हैं तो ये मानिए कि आप लकी हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस सब्जेक्ट के अंदर। मैं इसलिए ये चीज बता देना चाहता हूं कि कोई यहाँ पे इस तरीके का भ्रम या ऐसा कुछ ना रखे कि नहीं मैं और 10 आउट ऑफ 10 कर जाऊंगा, या कोई बहुत डरा भी नहीं रहे कि मैं 1-2 में रह जाऊंगा या मुझे ज्योग्राफी मेरी वीक है, या इस तरीके से ना ले। तो अगर आप यहाँ से 9 से 10 मार्क्स इसमें कर जाते हैं ज्योग्राफी में तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप बेहतर कमांड है आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आप 7 से 8 मार्क्स का इसके अंदर करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एक अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर के अंदर आएगा। और अगर आप 5 से 6 है तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, ठीक है। अगर 5 से 6 करते हैं तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक है। आपके अदर सेक्शन अगर कवर हैं और आप ज्योग्राफी के अंदर 5 से 6 करते हैं तो आपका सिलेक्शन के अंदर आप हैं, कॉम्पिटिशन के अंदर आप हैं। और अगर आप 4 से 5 करके आते हैं तो ये ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स है। यहाँ पे आपको अदर सेक्शन में और ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर आपकी ज्योग्राफी इस लेवल की है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक मोटा मोटा अंडरस्टैंड कर जाएं कि आपको ज्योग्राफी के अंदर कितनी जो है मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप बिलो 4 रहते हैं तो ये एक पुअर परफॉर्मेंस माना जाएगा, और ज्योग्राफी के अंदर आप बिलो 4 करते हैं तो बाकी सेक्शंस के अंदर ज्योग्राफी को कवर करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है। अगर यहाँ पे 100, 150, 200 क्वेश्चन होते तो कहा जा सकता था कि एक सेक्शन में आप वीक है या बहुत कम कर रहे हैं, तो वहां पे आप कवर करने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन ही कम है, मार्क्स कम है, तो यहाँ पे अगर आप एक सेक्शन को पूरा ही छोड़ देते हैं या फिर 3, 4, 1, 2 नंबर ऐसे कुछ लेके आते हैं तो ये जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये एक चीज और याद रखनी है कि ये सामान्य वर्षों में, कहने का मतलब एक एवरेज टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि ज्योग्राफी के अंदर बाय द वे अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 7 से 8 या 5 से 6 ऐसे टफ क्वेश्चन निकल जाए जहां पे करना टफ है। तो उस टाइम पे आपके 3 से 4 एवरेज नहीं होते, उस टाइम पे 3 से 4 आपका अच्छा स्कोर भी माना जा सकता है। तो वो ये जो बेसिकली ब्रेकअप मैं आपको जो दे रहा हूं ये जो है सामान्य वर्षों के लिए है, एवरेज वर्षों के, जहां पे 80 to 90% ये चांसेस रहते हैं कि हाँ ये काम करेगा,
ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पेपर है बहुत ज्यादा टफ हो जाए, तो उस टाइम पे आप 5 से 6 टारगेट करिए, आप उसमें कर जाते हैं तो ये एक अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं बनना है, आप इस वाले सेक्शन में रह सकते हैं कि 7, 8, 6 के बीच रह सकते हैं अगर 10 मार्क्स का पूछा जाना है तो, ठीक है। तो ये है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि हलवा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा 10 मार्क्स है, कुछ नहीं है, 10 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसके अंदर कुछ ऐसा सिलेबस है जो आप देख रहे होंगे। वर्ल्ड, मैंने बताया था 3 सेक्शन है, वर्ल्ड, इंडियन और उत्तराखंड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर इसने ये सिलेबस दिया है। इसने एक मोटा मोटा इसके गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से समझ आएगा नहीं। और बात है जहां तक इसकी हिंदी की, तो आप उसे नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सबके पास होता है। बाकी जो अगला आगे का जो हम सिलेबस कराएंगे वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं। तो एक क्विक गो थ्रू करते हैं ताकि आप समझ जाए कि इसके अंदर पूछा क्या जाने वाला है। पहला है अर्थ एंड सोलर सिस्टम है, दूसरा है लैंडफॉर्म के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से लैंडफॉर्म है, पठार है, प्लेटू है और डेल्टा है। इस तरीके से कई सारे, जैसे आपने जो सैंड से बनने वाले लैंडफॉर्म है या फिर रिवर से बनने वाले लैंडफॉर्म है, इस तरीके से काफी सारे लैंडफॉर्म होते हैं, पढ़ेंगे हम आगे जाके। उसके अलावा है वेदरिंग एंड इरोजन। ये होता है वेदरिंग एंड इरोजन का मतलब है, जैसे ऐसा समझिए कि इरोजन का मतलब होता है कि जैसे रिवर है, रिवर चल रही है तो अपने वो कटाव से डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बनाती है, तो उस इरोजन के प्रोसेस के बारे में पूछेगा। विदरिंग भी 2-3 विदरिंग होती है, केमिकल, बायो एंड इस तरीके से विदरिंग होती है। तो विदरिंग का मतलब कुछ नहीं है, विदरिंग भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, वेदरिंग एंड इरोजन क्या है। उसके अलावा रॉक्स के बारे में, रॉक्स आपने पढ़ा होगा, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है, ये सब है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वल्केनो एंड अर्थक्वेक। बहुत कॉमन सा टॉपिक है, ज्यादातर लोगों को पता होता है कि क्या वल्केनो है, क्या अर्थक्वेक है। बस हाँ, अगर यहाँ से काफी रैंडम क्वेश्चन पूछा कि अगर यहाँ पे पूछने लगा कि वल्केनो टाइप्स के बारे में, उनके डिटेल्स ही थोड़ा पूछेगा, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि हम पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा सारा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने की, और प्लस जो है आप मतलब बहुत, देखिए अगर आप बहुत डीप जाएंगे, इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो इतना वास्ट है कि आप 3, 4, 6 महीने ले लीजिए, वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन मेरी यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि आपको हर एक टॉपिक के अंदर इतना पढ़ाया जाए कि आप 80 to 90% कवरेज कर पाए, और 80 to 90 अगर आप करते हैं तो 7-8 मार्क्स आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। इतने के लिए मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एटमॉस्फेयर कैसे बना है, क्या है, कौन से कंपोनेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई टॉपिक है नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें। साइक्लोन एंड प्रेसिपिटेशन यानी चक्रवात, और जो वर्षण है यानी बारिश जो होती है या फिर ओले पड़ते हैं या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा है विंड। विंड के अंदर आप सोच रहे होंगे क्या विंड, अगर थोड़ी बहुत आप ज्योग्राफिक नॉलेज रखते हैं तो विंड कई टाइप की होती हैं, प्लैनेटरी हैं, या फिर हम कह सकते हैं पोलर विंड्स हैं, या फिर वेस्टर्लीज हैं, ऐसी कई सारी विंड्स होती है। लोकल विंड्स भी होती हैं, उनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, मोटा मोटा एक ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम का कवर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट है। क्लाइमेट बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ये कह सकता हूँ कि इस ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा एक ऐसा कंपोनेंट भी है कि जो थोड़ा टफ सेक्शन की ओर जाता है, तो क्लाइमेट अच्छा टॉपिक है, ठीक है। उसके अलावा रिसोर्सेज कॉमन सा टॉपिक है, कौन क्या मिनरल होते हैं, क्या क्या आयरन है, जिंक है, ये सारे मिनरल्स, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कॉमन सा टॉपिक है, थोड़ा याद करने वाला है, तो जो याद करने वाला होगा याद करेंगे, जो समझाने वाला होगा मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। बहुत कॉमन टॉपिक है, करंट में ही पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या है, कैसे प्रोटोकॉल हैं, क्या है, उनके सारे बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओशन करंट। बहुत ही रैंडम भी है और कह सकते हैं याद करने वाला टॉपिक है। मैप के अंदर हम समझेंगे कि कौन कौन सी ओशन करंट चलती है, कहाँ कहाँ चलती है, बस उतना सा याद करना है। टाइड भी थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है कि कैसे ज्वार भाटा आते हैं, क्या है, तो वो प्रोसेस हम समझने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी है, यानी तापमान और जो खारापन, जैसे सैलिनिटी होती है समुद्र वगैरह की। आप सोच रहे होंगे क्या होगा, इसके अंदर थोड़ी इंपोर्टेंट चीजें होती है कि क्या टेम्परेचर से सैलिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बारिश से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब थोड़ी बहुत चीजें हैं जहाँ से एमसीक्यू काफी बार बनते हैं, और पीवाईक्यू हम करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि कैसे इस टॉपिक के अंदर से वो सब पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल्स। इंपोर्टेंट टॉपिक भी है, आसान भी है कि कौन सी सॉइल है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल्स है।
नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब है कि कैसे आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल वेजिटेशन है या मेडिटेरियन है या फिर आप सब पढ़ा हुआ हिंदी में सदाबहार है, उष्णकटिबंधीय है, ये है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक। बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, करंट का भी है, एनवायरमेंट का टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रीजन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, क्योंकि काफी हेडलाइन में भी रहता है और काफी जरूरी भी है कि कैसे कृषि है, कितने प्रकार की कृषि है, कैसी होती है उसके अंदर, वो सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रीजन्स, ये भी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि कौन कौन सी इंडिया में कौन कौन सी एरियाज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि काफी वो मैच करने के लिए आता है कि इस तरफ इंडस्ट्री है, इस तरफ लोकेशन बता दी कि मैच करिए, वो सब चीजें हैं। ठीक, पढ़ेंगे इसके बारे में। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल हमने आगे यहाँ भी देखा था एक जगह कि जहाँ वो मिनरल्स लिखा हुआ था, उसके अलावा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब वो यहाँ पे उससे मतलब है कि कैसे जैसे विंड पावर है, सोलर पावर है, वो है इस तरीके से उसके बारे में पूछा गया, पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, रेस एंड ट्राइबल और माइग्रेशन। ठीक है, इसमें खासतौर पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया, जो मैंने देखा अभी तक का पैटर्न ये है कि थोड़ी बहुत ट्राइब्स के बारे में पूछता है, ये कौन सी ट्राइब कहाँ की है और कहाँ से बिलोंग करती है, इस तरीके से मैच करने के लिए भी आता है, डायरेक्ट भी पूछता है। ठीक है, तो हम इसमें ट्राइब्स देखेंगे और ज्यादा पॉपुलेशन और माइग्रेशन जैसे बड़े टॉपिक के अंदर हमें जाने की जरूरत है नहीं। ठीक, उस तरीके से हम कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रेलवे रूट्स हैं या फिर रोड्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर बात करूं तो कौन सा एनएच है, कौन सा रेलवे रूट है, कहाँ कनेक्ट करता है, इस कौन सी सिटीज को कनेक्ट करता है, काफी लेंदी सा टॉपिक है, तो हम उसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बहुत आसान सा हो जाए। ठीक है, वो मेरा काम है कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, बस आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये इतने लंबे टॉपिक है, अगर आप इसके अंदर घुसे तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्योग्राफी बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट सिलेबस है, हर एक टॉपिक के अंदर कम से कम 6-7 क्लासेस हो सकती हैं, इतना वास्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर घुसने की जरूरत है नहीं, जो काम की चीज है हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जीपीएस एंड डीजीपीएस, जो भी है, मतलब ये टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर जो है लोकेशन टेक्नोलॉजी से लेके ये सब चीजें हैं। टॉपिक दिया है, मैंने अभी तक देखा नहीं कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ इसमें सिलेबस के अंदर दिया है, क्योंकि सिलेबस के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन था। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी के वाले सेक्शन के बारे में, तो उसमें कुछ जो सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिए हैं। इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है इसके अंदर आप देख रहे होंगे, जैसे पहला है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन है कि इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, कौन सा पार्ट कहाँ है, क्या है, इस तरीके से कहाँ हम जो है नॉर्थ सेक्शन में क्या है, वो सब चीजें बेसिकली आपने पढ़ी भी होंगी, आसान भी है। फिजिकल डिवीजन भी इसका इंपॉर्टेंट है और आसान है। ड्रेनेज सिस्टम, नदियों के बारे में, कौन सी सहायक नदी है और ये सब जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया, ये इंडिया का सेक्शन को लेकर क्लाइमेट से क्वेश्चन काफी आते हैं। मॉनसून सिस्टम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सॉइल एंड वेजिटेशन है कि कौन सी सॉइल है, कौन सी वेजिटेशन उनमें होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। उसके अलावा है बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये लगभग एक ही टॉपिक है। इसमें रैंडम क्वेश्चन वही रहता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सी बायोस्फीयर सेंचुरी कहाँ है, ये इस तरीके से, तो उसको हम पढ़ने की देखेंगे उसमें क्या है। इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम बेसिकली मतलब सिलेबस के अंदर मैंने कहा कि जो मन आया उन्होंने पढ़ दिया है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं गए हैं कि जहां आपको इरिगेशन सिस्टम के बारे में पूछा हो कि क्या स्प्रिंकलर होता है, क्या ड्रिप इरिगेशन होता है, ऐसे एमसीक्यूज तो देखे नहीं गए हैं, तो ऐसे टॉपिक्स पे हम कम फोकस करेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल रिसोर्सेज वही मिनरल्स वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डिस्टेंस, हम देखेंगे इसमें कि कौन इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री कौन कौन सी लोकेशन पे है। मैंने बताया कि मैच करने के लिए ये सब पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, ये भी एक फील्ड टॉपिक है जो लगभग एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ये सेटलमेंट ज्योग्राफी का एक टॉपिक दिया है, जो उन्होंने सिर्फ रख दिया है इसको। इससे क्या पूछेंगे मुझे दिखा नहीं अभी तक किसी भी एमसीक्यू में कि उन्होंने पूछा हो बहुत ज्यादा इसे। हाँ, कुछ करंट्स के टॉपिक हैं जुड़े हुए, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, रेस एंड ट्राइब्स, मैंने बताया कि वो ट्राइब्स के बारे में पूछेगा, वो हम सीधे उसमें देखेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड भी वही चीज है कि कौन सा ट्रेड रूट कहाँ से निकलता है, क्या है, कौन सी रोड है, नेशनल हाईवे है, वो सब चीजें उसके बारे में भी देखेंगे। मेजर पोर्ट्स है, कौन से बंदरगाह कहाँ पे है, उसके बारे में। इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड पॉलिसीज है, ये बड़ा टॉपिक है इस तरीके से, जो लगभग आपके एग्जाम के लिए वर्थ इट नहीं है, तो उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। मेजर डिजास्टर एंड रिडक्शन, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है जिसको ज्योग्राफी से कनेक्ट हुए पूछता है।
वो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि डिजास्टर के अंदर आप अर्थक्वेक और वोल्केनो पहले ही किसी टॉपिक में पढ़ चुके होंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ें, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं कि आप एनडीआरएफ एसडीआरएफ ऐसी चीज़ें पढ़ी, तो मैं भी समझूंगा ये फिर टॉपिक है। प्लानिंग रीजंस, ये भी बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जो लगभग नाक के बराबर पूछा गया है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग अगर करंट में है वो हम करंट अफेयर से ऐड करते हुए देखेंगे तब पूछा जाना है, अदरवाइज ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने रहेंगे। सैटेलाइट के अंदर भी, इसी के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर मेजर इंडियन सैटेलाइट्स कौन कौन सी है, करंट का टॉपिक उससे कनेक्ट हुए हम पढ़ सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग भी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर ही है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसी के अंदर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऐसा नहीं है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो इंडियन ज्योग्राफी मैं समझता हूँ कि जितनी भी ज्योग्राफी है आपके सिलेबस के अंदर, उसमें इजिएस्ट पास इंडियन ज्योग्राफी आपका रहने वाला है, क्योंकि इसमें कम टॉपिक है जो वर्थ इट है। ठीक है, देने को सिलेबस कुछ भी दे दे, ठीक है, एसएससी है या वायु है, ये कुछ भी सिलेबस क्योंकि देना है तो इनने सिलेबस भर दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम के लिए उतने इंपोर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ने गए तो इतने वाइड टॉपिक्स है कि इसके अंदर आप डूब के रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है उत्तराखंड ज्योग्राफी का सेक्शन है। ठीक है, उत्तराखंड ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया है। मैं समझता हूँ इन तीनों में से सबसे कम वेटेज जो है उत्तराखंड ज्योग्राफी का है। ठीक है, हल्का टॉपिक भी है, कम भी है, और इसके अंदर अगर ब्रेकअप इक्वल भी रहा, मतलब जो 10 है उसमें से अगर 3-3 4-4 करके ऐसे क्वेश्चन भी आए तो ये आपके लिए आसान सा रहने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी का लोकेशन है, कौन सी लोकेशन कहाँ है वो तो आप वैसे बता देंगे, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन से कहाँ है, और इसके अलावा अगर ज्यादा कुछ पूछता है तो आप उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंदर देख लेंगे हम कि कौन कौन से इंपोर्टेंट एरियाज है जो कौन सी लोकेशन पर पड़ते हैं। फिर फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी भी ऑलमोस्ट वैसी कि कितने पार्ट्स में है, नॉर्दर्न पार्ट क्या है, सेंट्रल पार्ट क्या है और साउदर्न पार्ट क्या है, वो सब चीजें। ठीक है, क्लाइमेट है, नॉर्मली क्लाइमेट जैसे इंडिया का है वैसा इसे तो कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से गंगा रिवर सिस्टम और वो सब निकलती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, गंगा यमुना मेनली, तो उनके बारे में चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। क्लाइमेट हो गया, सॉरी ड्रेनेज हो गया, और नेचुरल वेजिटेशन हो गया, ये दो बेहद इंपॉर्टेंट से टॉपिक है कि कहाँ पे क्या पाया जाता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, पूछता है कि कौन सा पार्क है, कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है बहुत ज्यादा वर्थ इट है नहीं, इसमें से क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, और स्पेशली इस एग्जाम के लिए तो मुझे लगता है नहीं। देखेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपको मिलेगा। सॉइल भी ऑलमोस्ट ब्रेकअप करके हम पढ़ लेंगे एक बार, और हम इंडिया कवर करेंगे तो आप समझ जाएंगे वहां से कि उत्तराखंड में कौन सी पाई जाती होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये तो हम रिवर सिस्टम के साथ साथ पढ़ लेंगे, ये कौन से प्रोजेक्ट्स है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। ट्राइब्स, कुछ ट्राइब है, बहुत ज्यादा ट्राइब्स है नहीं उत्तराखंड की, तो हम एक सीधा सेक्शन सा देख लेंगे कि इसमें कौन से ट्राइब कहाँ कहाँ है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ देखने की है नहीं। ठीक है, टूरिज्म है, पिलग्रिमेज है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कुछ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये तो इकोनॉमी का भी टॉपिक है, और ऊपर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उत्तराखंड के अंदर स्पेसिफिक कुछ है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्थ टॉपिक है नहीं। प्लानिंग एंड कंटेम्प्रेरी इशूज, ये करंट अफेयर से आप कर सकते हैं। प्लानिंग से रिलेटेड मुझे लगता है नहीं, इवन पीसीएस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं गए जहां प्लानिंग के से वो पूछ रहा हो, तो फिर ये टॉपिक है। इरिगेशन सिस्टम थोड़ा बहुत अगर कुछ इंपोर्टेंट होगा देखेंगे, इसे भी, ये भी उतना वर्थ इट है नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं 2 स्टार टाइप ऑफ टॉपिक है, और देखेंगे इसको, क्योंकि आते हैं, पूछे जा सकते हैं कि कौन से एरियाज में उत्तराखंड के कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग से हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों यूनिट हो गई, हमने समझा मोटा मोटा कि उत्तराखंड से लेके वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये तीनों के अंदर कौन कौन से सेक्शन क्या है, कितने इंपोर्टेंट है, वो हम समझ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ ये भी चीज ध्यान रखना है कि मैं डर गया या इतना सिलेबस एंड, उसे डरने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं आपके साथ हूं, मैं अगर ये सब चीजें करा रहा हूं तो इतना ही कराएंगे कि जो एमसीक्यू से रिलेटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, और कम समय में आप ज्यादा मेहनत कर सके। ठीक है, टीचिंग मतलब आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज्यादातर जो ये बड़ा सा सिलेबस जो दिख रहा है डराने वाला, उसको हम कंसाइज वे में आप तक कैसे पहुंचाएं, और कैसे आपकी कम मेहनत के अंदर, कम टाइम के अंदर ये सब सारी चीजें कवर हो जाए, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वहां से निकाल सके। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कोई बुक प्रेफर नहीं कर रहा। काफी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि कौन कौन सी बुकें हैं,
बुक की लिस्ट आपको ऐसी 10 बुकें मैं दे सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर आप बुक के अंदर घुसे एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपने कवर करने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको खुद से ही करना बहुत कंपल्सन है तो आप बेसिक एनसीईआरटी को देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 9th है, 6th 7th 8th है, उसके अंदर आप जा सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं, तो अच्छी बात यह है कि अब हम इसको बहुत ही कंसाइज वे में, मतलब 20-25 क्लासेस में आपको जो है छोटी छोटी क्लासेस में ये सारा सिलेबस कराएंगे, जिससे आपका कम टाइम में, यानी आपके टाइम की बचत के साथ मैक्सिमम टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो डरने की इसमें कोई जरूरत है नहीं। पीवाईक्यू है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए दिया है, करने की कोशिश करिए और देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। इसलिए दिया है कि ताकि आप ये समझ सकें कि एग्जामिनर क्या पूछता है और कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करिएगा, देखिएगा क्या है। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन पूछा कि कोंकण रेलवे कहाँ है या कहाँ से गुजरती है, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी। ठीक है, इसे पूछा है। तो इस पे आप पढ़ने बैठेंगे तो कोंकण रेलवे है, कौन से रेलवे कहाँ है, इस तरीके से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत वास्ट है। ठीक है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसलिए, क्योंकि ये देखिए, इसने सेक्शन है आपका कोंकण रेलवे के बारे में पूछा, यानी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड वाला सेक्शन। इतना बड़ा इसने लिख के दे दिया कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। अगर आप इसके अंदर घुसे तो आपके सारे नेशनल हाईवेज हैं, सारे रेलवे रूट हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेहद आसान है इसको हैंडल करना। देखिए, अगर आप फिजियोग्राफिक सेक्शन पढ़ते हैं, जो मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो आप ये जान चुके होंगे कि ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के ये वाले एरिया, इसको जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप यहां से मान लीजिए गोवा से मैंगलोर तक का हिस्सा ये है आपका, इसको कहते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, नीचे ये मालाबार कोस्ट है, केरल वाला। तो अगर आपको ये पता है कि ये कोंकण कोस्ट है तो आपको वहां पे अटेम्प्ट करने की जरूरत है ही नहीं। आपको वो देखने की जरूरत है नहीं कि ये जो कोंकण रेलवे रूट है कहाँ को कहाँ से जाएगा, ये देखने की जरूरत है नहीं। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि कोंकण वाला एरिया जो है वेस्टर्न घाट के अंदर है, तो आप इसमें डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कि जो कोंकण रेलवे गुजरती है वो वेस्टर्न घाट वाले इलाके से गुजरती है। और देखिए, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन है हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, वो हिमालय जो कि कोंकण का है, बहुत नीचे। पूर्वी घाट, इसका जस्ट अपोजिट ये वाला सेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल रिलेट भी नहीं करते। इस पे आपको बहुत ज्यादा डीप डाउन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी अगर ज्योग्राफी आती है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नीलगिरी भी साउथ में है, लेकिन उससे कोंकण रेलवे से कोई रिलेशन है नहीं। आप इजीली इसको आप पश्चिम घाट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इतने बड़े सिलेबस से आपको गुजरना नहीं है। यानी सिंपली डू नॉट यूज कैनन टू किल अ मॉस्किटो, यानी मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए वो कहीं बहुत बड़े सिलेबस के अंदर घुसने की जरूरत है नहीं। ठीक, समझिए। नेक्स्ट एक ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं, अटेम्प्ट जरूर करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, आसानी से इसको अटेम्प्ट करिए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और अरुणाचल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बेसिक अगर ज्योग्राफी की नॉलेज है तो इसके पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर हम ऐसे पढ़ने बैठे कि नेपाल किन किन से टच होता है, फिर उसके बाद बांग्लादेश कहाँ टच होता है, कौन सा राज्य कहाँ से घिरा, तो बिल्कुल भी है। ठीक है, आप अगर डायरेक्टली एक मैप देखेंगे, अगर आप मैप दिमाग में, हम मैपिंग कराऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप मैपिंग के अंदर सिंपली समझ सकते हैं कि पूछा किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में पूछा। बांग्लादेश का मतलब कि क्या है कि सिंपली बात है कि आप जो है जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे पे हैं, उनके बारे में सिंपली उसमें से उन्हीं में से केवल ऐसा राज्य होगा जो इनसे टच करता होगा। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, अरुणाचल और बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, फिर आप नागालैंड को भी इजीली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नागालैंड आपका वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, बांग्लादेश कुछ इस तरीके से, अगर बांग्लादेश यहाँ है तो नागालैंड यहाँ है। ठीक है, तो ये इजीली आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचा हुआ है मिजोरम और त्रिपुरा, जो आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप थोड़ी बहुत मैप, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर आप देखेंगे तो आप मिजोरम भी देखिए यहाँ है, बांग्लादेश से काफी दूर। ऑल्दो ये जो है कुछ बाउंड्री टच करती है, लेकिन तीनों ओर से घिरा तो नहीं है। ठीक है, एक ही चीज घिरे हुई हो सकती है यहाँ पे, त्रिपुरा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है मैप की तो आप ये देख सकते हैं कि असम यहाँ से कोई मतलब है नहीं, नागालैंड बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे, अरुणाचल बिल्कुल वेस्टर्न साइड, तो दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बुक्स लेके बैठना और वो बिल्कुल करने की जरूरत है नहीं। तो इजीली आप अगर थोड़ा बहुत घुसते हैं, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं, समझ रखते हैं, तो इजीली ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है।
अब ये ऐसा क्वेश्चन है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए तट रेखा मतलब कोस्टल स्टेट कोई ना कोई होगा, ठीक है, यानी जो तटीय राज्य है। इसमें जैसे यहाँ से गुजरात है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, केरल भी है, तमिलनाडु, ये कोस्टल राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन भी इसने ऐसे ही दे रखे हैं कि महाराष्ट्र भी इंक्लूड कर रखा है, केरल भी है, तमिलनाडु, गुजरात भी है। आप इनमें से किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। बस आप एक एलिमिनेट कर सकते हैं, केरल, क्योंकि केरल एक छोटा सा है, ठीक, केरल एक छोटा सा राज्य है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार सबसे बड़ी तो ये होगी नहीं, ठीक है। अब महाराष्ट्र पे बिल्कुल आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तमिलनाडु के अंदर आप बिल्कुल कंफ्यूज कर सकते हैं, गुजरात के अंदर आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी हम मैप के अंदर घुसेंगे तो इस छोटी छोटी टॉपिक्स आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप गुजरात देख सकते हैं, लंबा चौड़ाई दिख रहा है, महाराष्ट्र भी देख सकते हैं, लंबा चौड़ा दिख रहा है, तमिलनाडु देख सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत जो चीजें मैं बताऊंगा मैपिंग कराते हुए उसका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, एक पूछा गया है वेन एलन विकिरण बेल्ट, इसके बारे में पूछा गया क्या है। अगर आपने सुना है क्वेश्चन, अगर आपने कहीं ये सुना सा अगर है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो टफ वाला सेक्शन आता है उसके अंदर का ही क्वेश्चन माना जा सकता है। कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है, आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठे, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि जो एकदम ऊपर से आके गिरता है, ठीक है, उसको कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं भी कह रहा हूं कि आपको 10 आउट ऑफ 10 सोचना, मतलब ठीक है अगर आप सोचते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 10 आउट ऑफ 10 लाना इतना पॉसिबल है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन ऐसे कुछ आने वाले हैं जो आपने कहीं से कहीं नहीं सुने, ठीक है। तो वेन एलन विकिरण बेल्ट बेसिकली चुंबकीय बेल्ट होती है जो एनवायरनमेंट के अंदर होती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि बहुत अटेम्प्ट करने के लायक है। अगर आपने नहीं सुने, आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे में क्या आप कर सकते हैं, ठीक है, सर पकड़ने की जरूरत है नहीं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि 4 ऑप्शन के साथ एक ऑप्शन और होता है, वो होता है क्या, स्किप। तो ऐसे में आपको स्किप के साथ जाना है, उसमें घबराने की जरूरत है नहीं, मुझे अटेम्प्ट करना है, नहीं सुना है तो नहीं करिए, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग गलत करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना है कि मोदी जी भी खुश रहे इस चीज से कि हाँ मतलब है टैलेंट की वो स्किप वाला दिमाग लगाना, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं करना है कि हाँ बिल्कुल हम मतलब गुस्से हैं कि हमने अटेम्प्ट करना ही है, नहीं करना है, सब चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान रखना है आपको कि जो है कट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 नहीं रहने वाली, नहीं 10 आउट ऑफ 10 नहीं रहेगी। तो ऐसा आपको बुक्स लेके एक एक टॉपिक से गुजरने की जरूरत है नहीं, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो वो काम मैं आपके लिए करने वाला हूँ कि क्या निकालना है सिलेबस से, क्या पढ़ाना है, वो सब मेरी हेडेक है। अब अगर आप बैच ज्वाइन कर चुके हैं अच्छी बात है, और आप करने वाले हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि इसके अंदर जो है मैं आपको कम से कम प्रिसाइज वे में जो है मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो क्लास है 20 से 25 क्लास के अंदर ज्योग्राफी की मुश्किल से आधे घंटे की क्लास के अंदर हर क्लास में, तो ये आसानी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये किताब लेके बैठ के ये रोबोट बनने की जरूरत है नहीं, ह्यूमन बीइंग है, उतना कैप्चर हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है कि हम जान सके क्या है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इस तरीके से ये सब है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पूरा उसके सिलेबस से हम शुरू करेंगे, पहले चैप्टर से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बेसिकली इतना समझ पाए हैं कि कैसे अप्रोच करनी है, क्या सब्जेक्ट है, कैसे काम करना है इसके अंदर, वो सब चीजें समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले चैप्टर से होते हुए अपनी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी, आप और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।